हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की कि बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स या ऐसे बोल सकते हैं बीटेक फिजिक्स जो अप्लाइड फिजिक्स है उसमें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की कैलकुलेशन करेंगे कि क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके पहले हम 3 लेक्चर देखे हैं। अगर जो वो 3 लेक्चर आप लोग नहीं देखोगे तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका जो इक्वेशन है, इसकी जो थ्योरी है वो नहीं समझ पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इनकी जो थ्योरी है किन पर आधारित है, किन पे बेस्ड है। तो इनकी जो थ्योरी निकल के आती है, आप लोग याद करते रहिएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंटों के द्वारा इनकी थ्योरी निकल करके आती है। कब आती है? 1890 ईस्वी में। यानी कह सकते हैं कि जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी हुई है, यानी इनके द्वारा जो रिलेटिविटी थ्योरी में प्रोग्रेस हुआ है वो 1890 ईस्वी में इनके द्वारा दी गई थ्योरी है। तो डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले रिलेटिविटी थ्योरी की बात करते हैं या पास्चुलेट थ्योरी की बात करते हैं, आइंस्टीन पास्चुलेट थ्योरी की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे यानी पास्चुलेट थ्योरी में या रिलेटिविटी थ्योरी में होती क्या है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि एक स्टेशन है, उस स्टेशन पर 2 ट्रेन खड़ी हुई हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रेनें खड़ी हुई हैं। एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और ये दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में खड़ा हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, इससे कोई रिलेशन नहीं निकलता है। अचानक में एक ट्रेन ओपन हो जाती है, यानी दूसरी वाली ट्रेन जिसमें आप बैठे हैं वो नहीं चालू होती है, और जिसमें आप नहीं बैठे हैं वो वाली चालू हो जाती है, बगल वाली चालू हो जाती है। तो आप कुछ समय के बाद देखते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि आपका ट्रेन चल रहा है और वो ट्रेन रुकी हुई है। बट कुछ समय के बाद जब खिड़की के रास्ते देखते हो तो आपकी ट्रेन रुकी हुई होती है और वो ट्रेन चल रही होती है। ऐसा कुछ कंडीशंस आप यानी आपके दिमाग में कुछ सिंक्रोनाइज्ड उपस्थित होते हैं। ठीक कंडीशन ऐसे ही हम कुछ और घटना एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपको ये पता है कि जैसे स्टार है, तारा है, हम पृथ्वी से बहुत ऊंचाई तक है, सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर होती है और वहां से प्रकाश किरण पुंज आ रही है। तारा प्रकाश किरण पुंज को देते देते अपना मास कम खो देता है, अपना द्रव्यमान खो देता है। अब ऐसे ही देखने को मिलता है कि एक बहुत ही दूर तारा है, कई प्रकाश वर्ष दूर तारा है, उसको आप लोग पृथ्वी पर से देखते हैं और उसके बाद से उसकी परिकल्पना करते हैं। तो कुछ यानी समझ लीजिए कि कई प्रकाश वर्ष के बाद से प्रकाश किरण पुंज उस तारे से चली है और पृथ्वी पर पुनः वापस आके गिरी है। तो आप देखते हैं कि वो तारा यही है, बट वो तारा वहां नहीं होता है क्योंकि वो अपना मास खो चुका है, अपनी एनर्जी खो चुकी है, जिससे उसका केवल लाइट ही चल रहा है और जब तक लाइट है तब तक वो तारा हमको महसूस होगा कि हाँ तारा है। तो इसके बारे में भी कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, इस कंफ्यूजन्स को भी उन्होंने दूर किया था। अब देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे डियर फ्रेंड्स, 2 स्टूडेंट हैं, दोनों बाइक से चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही चाल से चल रहे हैं, यानी एक ही वेग से चल रहे हैं। तो उनकी वेलोसिटी एकदम निरंतर समान हो, अब वो गति करते हैं। आपको अब दोनों स्टूडेंटों में ऐसा कुछ समय के बाद कंपैरिजन होने लगता है कि दोनों लोग रुके हुए हैं, यानी स्टेट पोजीशन पर हैं या तो मोशनल स्टेट में हैं। वो आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम चल रहे हैं कि हम रुके हुए हैं। तो इन सभी कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आया वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, कि पहला व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या दूसर का व्यक्ति चल रहा है कि हम चल रहे हैं। इस कंफ्यूजन को दूर किसने किया? लॉरेंज ने किया। यानी इसके पहले एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी, इन्होंने इसी पर ही टिप्पणी की थी, लेकिन पूर्ण रूप से इन्होंने अपनी थ्योरी नहीं दे पाई। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट से ये थ्योरी निकल के आती है। इन्हीं कंफ्यूजनों को दूर किया जाता है किसमें? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी कह सकते हैं कि जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, अभी एक एग्जाम्पल आप लोग और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 5 किलो है, 5 किलो है, बहुत अधिक है, लेकिन किसके कंपैरिजन में अधिक है? आप समझिएगा। तो आप कंपैरिजन कैसे लगा सकते हैं कि ग्राम की अपेक्षा 5 किलो अधिक है
कि क्विंटल के अपेक्षा 5 किलो अधिक है, तो आपको दिमाग में एक यह है ऑलरेडी उठेगा कि ग्राम की अपेक्षा 5 किलो बहुत अधिक है, बट क्विंटल की अपेक्षा जो 5 किलो है बहुत कम है। तो जब तक हमें किसी न किसी चीज का एक बेस मालूम नहीं रहेगा, तब तक हम दूसरे चीज की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो लॉरेंज ने इन सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है कि अगर जो हमारी एक बॉडी रेस्ट में है और सेकेंड बॉडी मोशन में है, तो हमें महसूस हो रही है कि सेकेंड बॉडी मोशन में है और सेकेंड बॉडी रेस्ट में है और फर्स्ट बॉडी क्या है, मोशन में है। ऐसा कंडीशन इन्हीं के बीच जो कंफ्यूजन था, उन कंफ्यूजनों को किसने दूर किया है, लॉरेंज ने। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे दूर किया इन्होंने हम आप लोगों को बतला दिए हैं कि तीन साइंटिस्ट आए, जिन्हें आइंस्टीन एक साइंटिस्ट जिनमें से थे, और एक साइंटिस्ट हमारे क्या थे, माइकलसन मुर्ले थे, और एक साइंटिस्ट हमारे क्या थे, गैलीलियन थे। इनके आधार पर इन्होंने अपना आधारशिला रखा। तो इसके बारे में डियर फ्रेंड्स समझते हैं। इन्होंने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, या गैलीलियन ने भी 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे। इन्होंने कहा कि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यस मान लेते हैं और दूसरा का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे एस प्राइम मान लेते हैं। अब दोनों एस और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जैसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस मान लिए और दूसरा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एस प्राइम मान लिए, दोनों को एक जगह हम रख देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ थर्ड पोजीशन पर यहाँ कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। देखने के बाद से आपको ये महसूस लगता है, यानी यहाँ पर कोई घटना घटित होती है, उसको दोनों लोग देखते हैं कि क्या घटित हो रही है। अब दोनों लोग देखते हैं तो दोनों लोगों का जो समय होता है, जो वेग होती है, ये सभी काल का होते हैं ऑलरेडी निश्चित होते हैं। और दोनों का जो एक्सीलरेशन होता है वो सभी भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बट ऐसे कंपेयर कर लिया जाए कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक ही जगह रोक दिया जाए और सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मोशनल करा दिया जाए। अब सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या तो वाई एक्सिस पे मोशनल करा दो, या तो जेड एक्सिस पे मोशनल करा दो, या तो एक्स एक्सिस पे मोशनल करा दो। जब हम इसको यानी सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी हम मोशन करा सकते हैं और फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी, यानी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी हम लोग मोशन करा सकते हैं। और करा करके यहाँ पे जो घटना घटित हो रही थी उस घटना के बारे में हम पूरा चर्चा कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तथ्य से आपको क्या सीख मिलती है, जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर के माध्यम से इसे समझाना चाहते हैं। देखते रहिएगा। हम मान लिए कि हमारा 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दोनों एक ही जगह पर रुका हुआ है, जिसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने माना एस और एस प्राइम हमारा 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दोनों एक ही जगह पर क्या है, रुके हुए हैं। दोनों क्या है, एक ही जगह पर रुके हुए हैं। अब इसमें से एक पॉइंट P है, सपोज दैट एक पॉइंट P है, यहां पर कोई घटना घटित हो रही है कि जैसे यहां से प्रकाश किरण पुंज आ रहा है, यहां से प्रकाश किरण पुंज फैल रही है, उसको सब लोग देख रहे हैं। तो यहां यानी यहां पे बैठ के 2 व्यक्ति हैं, उसको देख रहे हैं कि इन दोनों के पास प्रकाश किरण पुंज समान चाल से आ रही है कि डिफरेंट चाल से आ रही है, समान समय में आ रही है कि डिफरेंट समय में आ रही है, इसी की परिकल्पना कर रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जो घटना घटित हुई, मान लीजिए सन है और या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जर्वर है या कोई वस्तु है, इस वस्तु से लाइट रेज आ रही है या कोई घटना घटित हो रही है, इसको दोनों लोग देख रहे हैं। जब देख रहे हैं, देखने में इनको कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारे द्वारा देखे गए समय और इसके द्वारा देखे गए समय में कोई परिवर्तन होगा, बट ऐसा होता नहीं है। बट इसको थोड़ा सा कम और तरीके से समझते हैं। अब हम मान लिए कि जब तक दोनों स्टेट पोजीशन पर थे यानी रुके हुए थे, तब तक इनमें कोई परिवर्तन इन्होंने नहीं देखा, लॉरेंज ने कोई नहीं देखा। लेकिन अब क्या कहता है कि इस P पॉइंट को वहीं रहने देते हैं जो हमारा S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको भी हम विरामावस्था में रखते हैं और P पॉइंट को भी हम लोग विरामावस्था में रखते हैं और S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कर देते हैं, गतिमान करा देते हैं। किस एक्सिस पर गतिमान करा देते हैं, या तो y एक्सिस पे गतिमान करा सकते हो, या तो z एक्सिस पे गतिमान करा सकते हो, या तो x एक्सिस पे गतिमान करा सकते हो, ये मैंने बता दिया है।
तो हमने क्या कहा कि एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक्स एक्सिस के एलॉन्ग v वेलोसिटी से मोशन करा देते हैं। जब इससे मोशन करा देते हैं तो जो यहाँ व्यक्ति बैठा रहेगा और जो व्यक्ति यहाँ बैठा रहेगा, ये वाला सोचेगा कि ये तो गतिमान हो रही है, बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्रेम ऑफ रेफरेंस गतिमान हो रही है। तो ये जो ऑब्जर्वर होगा यह सोचेगा हम रुके हुए हैं, यह गतिमान हो रही है और हमारे बीच समय में और वेग में कोई परिवर्तन हो रहा होगा। इसी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। बट एक कंडीशन और होती है कि यहाँ का जो ऑब्जर्वर होगा जो देखने वाला होगा, यह सोचेगा ये यहाँ से देखने में इसको बहुत साफ क्लियर दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर जो देखेगा, यहाँ से जो देखेगा वहाँ से उसको क्लियर नहीं दिखाई देगा। इसका मेन कारण यह होगा कि ये सोच में पड़ गए होंगे, यहाँ से प्रकाश किरण पुंज, यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण पुंज या ऐसे मान सकते हैं यहाँ से जो प्रकाश किरण पुंज इस पे डाली जा रही है और यहाँ से जो प्रकाश किरण पुंज डाली जा रही है या देखी जा रही है, तो इन दोनों में कुछ अंतर होंगे। तो बट ऐसा अंतर होता नहीं है, बट इसके बारे में हम समझते हैं। अब ये सोच में ऐसे पड़ गए थे कि हम मान लिए कि एक्स एक्सिस के एलॉन्ग ए गति कर रहा है, एक्स एक्सिस के एलॉन्ग यह गति कर रहा है, एक्स एक्सिस के एलॉन्ग हमारा क्या कर रहा है, ए फ्रेम एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन कर रहा है और यहाँ पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर जो पी पॉइंट को देख रहा है, कुछ घटना घटित हो रही इसको देख रहा है, तो इसको स्पष्ट रूप से दिखेगा, इसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। बट ऐसी कंपैरिजन हो गई कि इसमें समय के साथ साथ इनके वेग का, इनके एक्सेलरेशन का क्या कंडीशन समझ में इन सबको नहीं आया। तो ये जो परफॉर्मेंस निकाला, ये किसने निकाला, लॉरेंज ने। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में कब निकाला है, 1890 ईस्वी में इन्होंने सिद्ध किया है कि हाँ इन सभी कंफ्यूजनों को हमें दूर करना है। और इन सभी कंफ्यूजनों को अगर जो हम लोग दूर नहीं करेंगे तो हम कोई सैटेलाइट अगर जो छोड़ते हैं तो पता चला कि हमें चंद्रमा पर छोड़ना है तो मंगल पे जाकर के उतर जाए, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा कुछ ये थ्योरी रॉन्ग हो सकती है। बट इन सभी थ्योरी को स्पष्ट करने के लिए लॉरेंज ने अपना एक इक्वेशन दिया और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को वैलिड कर दिया, एकदम खत्म कर दिया कि हाँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे में सममित हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पूरी स्टडी यहाँ तक समझा देते हैं। अब इसके डेरिवेशन के बारे में हम समझते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा। डेरिवेशन के बारे में हम पूरी टिप्पणी अगले वीडियो में करेंगे ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। हम मान लेते हैं कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो दूरी है ये आर है और यहाँ से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दूरी है ये आर प्राइम है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में इतना तक ध्यान से देखिएगा। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के जो डेरिवेशन होंगे इस पे टिप्पणी करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। जैसा कि हमने बताया कि जो एस प्राइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये गतिमान है यानी मोशनल है, कि इसके अकॉर्डिंग मोशनल है एलॉन्ग एक्स प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। अब ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, आर प्राइम है, और जो ऑब्जर्वर ओ है यहाँ से पी पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर है। अब हम मान लिए कि यहाँ लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स ऑलरेडी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, लाइट सोर्स की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। अब इसके अपेक्षा हम अगर जो ट्रेन की वेलोसिटी मान लेते हैं, सपोज दैट ट्रेन की वेलोसिटी मान लेते हैं कि ट्रेन की वेलोसिटी क्या लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग इसमें सोच सकते हैं। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब तक कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ था, यहाँ हाई वाला था और इधर बढ़ने लगा या अक्ष पे बढ़ने लगा, तो हाई वाला चमकीला यानी पी पॉइंटों पर जो घटना घटित होगा वो चमकीला दिखाई देने लगेगा। ताकि कितने लोग सोचने लगे काहे चमकीला दिखाई देने दे रहा है, का हमारा प्रकाश की चाल उधर अधिक होती चली जा रही है। हाँ, प्रकाश की चाल अधिक हो रही है, तो क्या हमारी चाल और प्रकाश की चाल दोनों जुड़ जा रहा है, इससे हमें चमकीला दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं होता है।
मनो हई वाला का होगा कि ये पी पॉइंटों पर जो घटना घटित होगा वो ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, और हई वाला जो होगा यहाँ से देखोगे तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे, यहाँ से स्पष्ट दिखाई देने का है, क्योंकि यहाँ से नजदीकी में आते जाएंगे और प्रकाश का चाल अधिक चमकीला यानी उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। बट ऐसा क्यों होगा? खाली दूरी परिवर्तन के कारण होगा, दूरी परिवर्तन के कारण होगा, ये बात याद रखे रहेगा। अब समझते हैं डेरिवेशन। हम यहाँ से एक स्फीयर मानते हैं, स्फीयर का मतलब यानी एक परवलयाकार, परवलय मानते हैं। अब परवलय की अपेक्षा यानी परवलय की जो इक्वेशन निकलता है इसको समझते हैं। पहले देखना बाबू, ध्यान से देखना, हमारी बात को समझना। पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि हमारा आर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी यानी जो लाइट वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं, ऐसे देखना, लाइट वेलोसिटी सी है। लाइट वेलोसिटी को किससे डिनोटेड करेंगे? सी है, और ए का होता है कांस्टेंट होता है। आप ध्यान से देखते रहिए क्या क्या कांस्टेंट होता है। लाइट वेलोसिटी सी, अब भी क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऐसे बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। और एक्स क्या है? एक्स हम मान रहे हैं ऐसे कि एस प्राइम से पी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है पूरा सीधा वो कितना है? एक्स है। यहां तक का जो दूरी है दोनों यानी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और एस और पी तक की दूरी कितनी? एक्स है। एस प्राइम से कितना दूरी है? ये एक्स डैश है या एक्स प्राइम है, ऐसा चीज मान ली। अब थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा। पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट किसके अपेक्षा बनेगा? आर की अपेक्षा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस वाला कोऑर्डिनेट बनेगा। कौन कौन? वाई जेड एक्स, यानी एक्स वाई जेड, यह एक प्रकार का कोऑर्डिनेट बना एक्स वाई जेड। लेकिन कितने समय में बना? जब हम यहां से देख रहे थे तो टी समय में बना। लेकिन अब यहां से ये जो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो गतिमान हुआ है। गतिमान हुआ तो कितने समय में गतिमान हुआ है? हम मान लिए टी प्राइम समय में गतिमान हुआ है। मन बात ऐसे समझिएगा, जब तक यहां से देख रहे थे तब तक हमारा समय कितना था? टी था। और जब ये गतिमान हो गया तो समय हमारा बढ़ता गया, कितना हो गया? टी प्राइम हो गया। या इसे मान लो यार कि दो घड़ी है, एक घड़ी यहां रखा है और एक घड़ी यहां रखा है। अब दोनों घड़ी जीरो लेवल से रखे गए हैं, जीरो लेवल पर करके यानी जीरो पर करके। तो यहां से देख रहे थे तो कितना समय था? टी। और जब गतिमान करा के देख रहे थे तब कितना समय था? टी प्राइम। तो क्या इस ऑब्जर्वर पर कोई घटना घटित हुई, उसकी क्या कल्पना हुई, उसी की परिणाम क्या समान समय में हो रहा है कि डिफरेंट समय में हो रहा है? तो कहिएगा कि जो समान समय यानी समय होती है टी बराबर टी प्राइम इक्वल जीरो, यानी टी बराबर टी प्राइम दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। खाली परिवर्तन किसका होता है? न समय का परिवर्तन होता है न चाल की परिवर्तन होती है, खाली परिवर्तन किसकी होती है? डिस्प्लेसमेंट की, एक्स की परिवर्तन होती है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। इसका जो स्फीयर का समीकरण प्राप्त होगा, स्फीयर का समीकरण पहले तो हमने बता दिया कि एक्स वाई जेड टी ये हमारा कोऑर्डिनेट, और सेकेंड के लिए हमारा जो आर डैश के लिए यानी आर प्राइम के लिए हमारा जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम होगा। तो ध्यान से देखना कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने ऐसे प्रूफ किए थे, इन्होंने ऐसे कहा था वाई प्राइम इक्वल वाई और जेड प्राइम इक्वल जेड एंड टी प्राइम इक्वल टी। और एक चीज इन्होंने और प्राप्त किया था कि एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वी टी। गैलीलियन ने प्रूफ किए थे, इन्होंने प्रूफ किए थे। आज वही इन्हीं समीकरण केवल इतने ही प्रूफ करके इन्होंने बंद कर दिया था। आगे इन्होंने क्या प्रूफ किया, यानी लॉरेंज ने आगे क्या प्रूफ किया, इन्हीं को आधारशिला रख करके लॉरेंज ने आगे प्रूफ कर दिया है। कैसे प्रूफ किया है? ध्यान से देखना। हम समझते हैं कि स्फीयर, पहले ऐसे समझते हैं कि वी नो दैट, ध्यान से देखना बाबू, वी नो दैट, एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। वी नो दैट, हम देखते हैं कि लाइट वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद रखते रहिएगा। अब लाइट वेलोसिटी क्या है? c, और डिस्प्लेसमेंट लाइट वेलोसिटी यानी यहां से यहां तक का लाइट वेलोसिटी कितना है? c,
डिस्प्लेसमेंट कितना आर और कितना समय में ही जाता टी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि C इक्वल आर बटे टी, तो हमारा निकल सकता है आर इक्वल सी टी, ऐसा फार्मूला यानी टी का गुणा कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, फर्स्ट, यानी O से P तक का जो डिस्प्लेसमेंट था आर था, लाइट वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, और इसका जो हमारा समय लगा यहाँ से यहाँ तक देखने में जो समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा, वो हमारा क्या था, टी था। अब इसी प्रकार सिमिलरली समझ लेते हैं कि O प्राइम से P तक का जो डिस्प्लेसमेंट है R प्राइम है, यहाँ तक का जो समय है इस ऑब्जर्वर का, या इस कह सकते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का T प्राइम फ्रेम है, और जो लाइट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो इसमें भी क्या है, C है। यानी कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में जो लाइट होती है एक समान चाल से चलती है, कांस्टेंट चाल से चलती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। या कह सकते हैं कि लॉरेंज ने कांस्टेंट मान करके लाइट वेलोसिटी को अपनी थ्योरी दी थी, इसको समझ सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं कि सिमिलरली, ध्यान से देखते रहिएगा, सिमिलरली आर प्राइम इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, सी टी प्राइम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, hence ऐसे लिख सकते हैं, hence we have the equation of sphere, यानी स्फीयर का समीकरण पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमारा क्या मिलेगा कि आर के लिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर का मिलेगा, तो स्फीयर का समीकरण होता है आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये स्फीयर का समीकरण, तो कहीं स्फीयर का समीकरण कोई पूछे तो आप बताइएगा, जैसे हम मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो हमारा समीकरण होता है स्फीयर का समीकरण एनालिटिकल ज्योमेट्री से निकल के आती है, जो हम गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ाते तो आप लोग को सिखा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसको समझिएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर किसके लिए, आर डिस्प्लेसमेंट के लिए, और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है, हमारा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। बट ऐसे ही सिमिलरली अगर जो कर दिया जाए आर प्राइम के लिए कर दिया जाए, तब की बात क्या होगी, ऐसे लिखते हैं सिमिलरली आर प्राइम इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, थर्ड, और इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, फोर्थ। अब फोर्थ ना अभी थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, हेंस हमने कहा है कुछ परिवर्तन होते हैं। कैसा परिवर्तन होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना बाबू, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से मैं समझा सकूं। देखो ये किस पे गतिशील है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर नहीं है, वाई अक्ष पर नहीं है, न जेड अक्ष पर है, यानी ये जेडो अक्ष पर नहीं है गतिमान हो रहा है, वायु अक्ष पर नहीं हो रहा है, खाली गतिमान किस पर हो रहा है, एक्स अक्ष पर हो रही है। तो हम कह सकते हैं वाई या वाई प्राइम इक्वल वाई और जेड प्राइम इक्वल जेड, ऐसे लिख सकते हैं। हेंस वाई प्राइम इक्वल वाई एंड जेड प्राइम इक्वल क्या है, जेड। दोनों के जगह यानी वाई प्राइम के जगह हम क्या रख देते हैं, वाई, और जेड प्राइम के जगह हम क्या रख देते हैं, जेड। देन तब याद रखिएगा, देन द इक्वेशन क्या प्राप्त होता है बाबू, ऐसे देखना है, ध्यान से देखना, आर प्राइम इक्वल, यहां देखना एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर कितना मानना, 4। इसको इक्वेशन नंबर कितना मानना, 4। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख देना, सब्ट्रैक्टिंग यानी घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। अब लिखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, मैं इधर इरेज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ध्यान से देखते रहना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, ध्यान से देखिएगा बाबू। अब यानी चौथका के तीसरका से घटाए दो, जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस कितना मिलेगा, आर प्राइम
आर प्राइम स्क्वायर, आर प्राइम स्क्वायर बराबर, ये देखना ध्यान से, प्राइम थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि 1 2 लिख दिए हैं सर जी, आर प्राइम स्क्वायर बराबर, अब देखो आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए वाली वैल्यू लिख दिए। अब घटाना का चिन्ह लगा दिए, इधर घटाना का चिन्ह, घटाने के चिन्ह में देखो यह है, यानी इसमें क्या है, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब थोड़ा सा सेंस और लगाना है बाबू आप लोगों को, अभी मैं वैल्यू इसी पुट करूंगा, अभी ध्यान से देखते रहिएगा, या यही पुट कर लो। इस आर की वैल्यू देखो कितना, आर की वैल्यू कितनी है, सी टी है, आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, मानो सी टी पहले लिख देते हैं, सी टी इसका स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा कि ये वैल्यू उठा करके सी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दिए, आर प्राइम की वैल्यू कितनी है, सी टी प्राइम, तो लिख सकते हैं सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर बराबर। अब देखो इसका जो कोष्टक है, इस कोष्टक को तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये तो अपन ऑलरेडी रहेगा, अब ये माइनस से गुणा कर दो, माइनस हो जाएगा एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो इस जेड स्क्वायर से और वाई स्क्वायर से हाई जेड स्क्वायर हाई वाई स्क्वायर कट जाएगा, जब कटेगा तो हमारा बचेगा कितना, ध्यान से देखना, यानी इधर बचेगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस खाली का बचेगा बाबू एक्स प्राइम स्क्वायर। अब थोड़ा सा और कंपैरिजन कर ले, यानी आगे बढ़ते चलते हैं, देखना दिमाग लगाना है तुम लोगों को, इस वाले को यहाँ ला दो और इसको वहां ले चलो, यानी उसको यहाँ, तो देखो ध्यान से, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी पहले समझना, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, यानी हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इस वाले को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको यहीं रहने देते हैं, समझ लो प्लस वाला ही प्लस वाले की जगह पर ही है, अब इसको उधर पक्षांतर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, अब वही कंडीशन इसको इधर कर लेते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं बराबर, हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्राइम स्क्वायर और माइनस है क्या हो जाएगा सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 5 मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिए, 5। अब ध्यान से देखते रहिएगा, एक बात मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, इक्वेशन नंबर 5 तक आप लोग थोड़ा सा ठप रहिएगा ताकि आगे आप लोगों को लगभग में समझ में आ जाए। ध्यान से देखना, अगर जो यहां से यहां तक की पूरी दूरी x है, हाई वाला कितने 40 से चल रहा है, भी 40 से चल रहा है, कितने समय में यहां से चला है, t समय में चला है, यानी यहां से p तक या हेतना दूरी, यहां से हेतना दूरी जाने में कितना समय लगा, t समय लगा, कितना वेलोसिटी चला, v वेलोसिटी चला, और कितना दूरी तय कर लिया, x दूरी तय कर लिया, तो हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे ऐसे, हम लोग इस टाइप का फार्मूला पढ़े होंगे कि वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे पढ़े होंगे। अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी कौन है बाबू, ऑब्जेक्टवा का वेलोसिटी, प्रकाश की वेलोसिटी नहीं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी है और डिस्प्लेसमेंट x है और टाइम क्या है, t है, तो हमारा क्या निकल जाता है, x बराबर vt, x बराबर क्या निकल गया, vt, x बराबर किसके बराबर होगा, vt के, आई से है यहां से, यानी s प्राइम से p तक का दूरी कितना है, x प्राइम, तो x प्राइम वाले की वैल्यू निकाल देते हैं, x प्राइम वाले की वैल्यू, x प्राइम है तना है और x वाला है तना है, यहां से यहां तक है, तो x प्राइम वाला इतना है और x वाला इतना है, तो हेतना दूरिया कितना होगा, इतना दूरिया कह दीजिएगा ऐसे कि x प्राइम में से x प्राइम बराबर होगा है कि इधर पक्षांतर कर लो, x माइनस vt होगा, ये कितना होगा, x माइनस vt, तो x प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देख लेना यार, ऐसे एक इतना बड़ा रस्सा है, यहां से ऐसे p q है, पूरा दूरी कितना है, x है, एक पॉइंट r है, r से q तक की दूरी कितनी है, x प्राइम। अब देखो ध्यान से, अब हम ऐसे मान सकते हैं कि p और r के मध्य का दूरी, यानी इतना दूरी कितना होगा, जब इतना दूरी
इतना दूरी है ही है, इतना दूरी है ही है, इतना दूरी कितना होगा, तो एक्स प्राइम में से एक्स प्राइम की वैल्यू एक्स प्राइम बराबर हम ऐसे निकाल सकते हैं ना कि ऐसे पी क्यू बराबर पी आर प्लस क्यू आर, ऐसा निकाल सकते हैं। लेकिन पी आर नहीं पता बात है कि हर पक्षांतर कर दो, तो पी क्यू इसको इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर, ऐसा हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी नहीं पता है, पी आर की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। आपको ये स्पष्ट रूप से आपको ये पता चल जा रहा होगा कि एक्स प्राइम की जो वैल्यू होगी एक्स माइनस वी टी होगी। बट एक किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी टी टाइम में, और x दूरी तय कर रहा है। अब किसका इसकी जो चारों तरफ लाइट रेज है वो सब क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या रख देते हैं, कांस्टेंट। देन ऐसे पाते हैं, हेंस ऐसे रखते हैं, हेंस हेंस द इक्वेशन ऑफ हेंस द इक्वेशन ऑफ एक्स प्राइम इक्वल के एक्स माइनस वी टी, या ऐसे निकाल सकते हैं और करके कि एक्स प्राइम इक्वल के एक्स माइनस वी टी, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान सकते हैं, 6। और सिमिलरली याद रखना, सिमिलरली टी प्राइम यानी समय के लिए हम समीकरण मान लेते हैं ए टी माइनस बी एक्स। अब ध्यान से देखना, आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सर जी टी प्राइम इक्वल ए टी माइनस बी एक्स कहाँ से निकाल दिए, तो आप मान लीजिएगा कि ए जो एस प्राइम का कांस्टेंट है ए है, जो बी यानी एस प्राइम का कांस्टेंट है वो कितना है, बी है। यानी ऐसे कह सकते हैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कांस्टेंट ए है, अब एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कांस्टेंट क्या है, बी है। यानी जो ए की अपेक्षा बी वाला मोशनल है और बी की अपेक्षा ए वाला रेस्ट स्टेट में है। तो इसके बारे में आप लोगों को ये दोनों ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, टी हमारा समय है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस प्राइम का डिस्प्लेसमेंट है। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 7। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 7। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, आपको यह वैल्यू दिख रही होगी, ध्यान से देखना। अब मैं इस फिगर को मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझा सकूं। ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो आप लोगों को पूरा स्पष्ट रूप से आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स प्राइम एंड टी प्राइम, एक्स प्राइम और टी प्राइम इन इक्वेशन किस में रखना है बाबू, 5 में। इन इक्वेशन 5 वी गेट, तब हम लोग क्या पाते हैं, तब देखना ध्यान से, ये हमारा वैल्यू यहां से देखना, एक्स प्राइम यानी एक्स स्क्वायर माइनस हमारा कितना है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी है बाबू, ध्यान से देखना, के होगा एक्स माइनस वी टी। अब देखो एक्स प्राइम पे स्क्वायर है तो इसलिए के पे स्क्वायर, और इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस है माइनस। अब सी स्क्वायर हमारा है, और टी प्राइम की वैल्यू यह है ए, अब फिर हमारा कितना है, टी माइनस बी एक्स है। अब टी प्राइम पे स्क्वायर है तो इसलिए पे स्क्वायर, और इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ए यानी एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, टी माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे, माइनस 2ab फार्मूला होता है। ठीक इसी प्रकार ऐसे ध्यान से देखो, देन तब हम लोग क्या पाते हैं कि एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक के स्क्वायर, तो हमारा ही है के स्क्वायर है। अब इसका फार्मूला बनाते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वीटी 2x वीटी इसको एक कोष्टक में बंद कर दिए, माइनस है माइनस सी यानी ए स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूं ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब फिर उसके बाद से इसका फार्मूला बना लेते हैं टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बीटी। अब ध्यान से देखते रहिएगा। अब थोड़ा मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं या इरेज नहीं, इसको समझा रहे हैं आगे इरेज करके, ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो, आपको मिलता चला जाएगा। मिला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल, देखो अब के स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन सब में कर दो, मिलेगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर भी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यहाँ देखना माइनस 2x वी टी इंटू के स्क्वायर देखना बाबू, माइनस से माइनस वाले से सबसे गुणा करते चलो, एक लाइन कम होगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब फिर किस में गुणा कर रहे हो टी स्क्वायर, अब फिर माइनस से फिर गुणा कर दो, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस से गुणा कर दो, माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अब फिर 2x बीटी 2x यहां से देखना ये क्या मिलेगा, 2 पहले मैं लिख रहा हूं x बीटी 2x बीटी, इतना तक याद रखे रहे 2x बीटी मैं लिखा हूं 2x बीटी एक्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर से सब में यानी माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब थोड़ा सा हम लोगों को एक कॉमन सेंस बैठाना है, उस कॉमन सेंस को बैठाते हैं, ध्यान से देखना, इसको ऐसे उतार लो, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला फलन ढूंढो, है देखो हाई वाला फलन दिख रहा है, हाई वाला एक्स स्क्वायर इसमें दिख रहा है, इसको एक साथ यानी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर माइनस किस में दिख रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको एक कोष्टक में लिख लो, लिख लिए, चलो माइनस लगाओ माइनस। अब थोड़ा सा सेंस आप लोग को डू वाला दू के साथ लगा लो, डू वाला देखो 2x वी टी इंटू के स्क्वायर और फिर प्लस में है ध्यान से देखना, प्लस में है 2a स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स बी टी, यह चीज एक कोष्टक में कर लो, कर लिए, माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो हाई का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस बात को याद रखे रहिएगा। हम अभी कॉमन किया, कॉमन समझ लो, अभी कॉमन ना करो, ऐसे रहने दो, ऐसे प्लस वाले में रहने दो, अभी कॉमन कोई चीज नहीं करो, अभी ऐसे रहने दो, एक एक अभी कोष्टक लगाएंगे समझ में आता जाए। अब देखो एक चीज और बचा है हमारा, यह बचा है, यह फलन बचा है के स्क्वायर भी स्क्वायर टी स्क्वायर का, ये प्लस में बचा है, प्लस के स्क्वायर भी स्क्वायर टी स्क्वायर, अब फिर यह चीज बचा है माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, यह चीज बचा है। आप सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें यानी इनको और इनको कोष्टक में या माइनस चिन्ह जब ये तना में से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो हाई वाला का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन कर दो, हाई वाला माइनस चिन्ह कॉमन कर दो, माइनस कॉमन कर दो यानी हम माइनस लगाएंगे तो अब हाई का हो जाएगा हाई प्लस हो जाएगा और हाई का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो इस माइनस वाले को मैं बाद में लिखता हूं और प्लस वाले को पहले लिख देता हूं, प्लस वाले को पहले लिख दूं तो हमारा क्या लिखाएगा, ध्यान से देखना, ए हमारा पहले यह लिखाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, मैं लिख दिया ए स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। अब फिर अभी देखो माइनस में माइनस वाला कौन बनेगा, माइनस वाला हाई बनेगा ना, के स्क्वायर भी स्क्वायर टी स्क्वायर, यह चीज बनेगा, बन जाएगा। अब थोड़ा दिमाग और लगाओ, कांस्टेंट नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है बाबू, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, अब कॉमन क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें का कॉमन दिख रहा है बाबू
2xt 2xt कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लो। 2xt कॉमन हो गया, यहां बचा क्या, के स्क्वायर भी, के स्क्वायर बचा और भी बचा। अब माइनस क्या बचा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी, इसमें कॉमन बचा है। माइनस इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या आप लोग कर दीजिएगा, इसमें कॉमन आप लोग क्या कर दीजिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें जो सी स्क्वायर टी स्क्वायर है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों कॉमन कर दो, कर देते हैं। जब कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ए स्क्वायर बचा रहेगा, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर भी स्क्वायर, यहां देखना के स्क्वायर भी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसे कॉमन मिल जाएगा। यानी सी स्क्वायर टी स्क्वायर अगर बाहर निकाल दें तो है टी से है टी कट जाएगा, यानी बट्टे में आ जाएगा। समझ लो तना से दोनों में भाग देता है। अगर जो है तना बट्टे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, सब लोग कंफ्यूज आ जाओगे। यानी है के कॉमन करेगा, है के कॉमन करेगा, बाहर निकालेगा तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर से भाग देता हो गया, यहाँ में सी स्क्वायर टी स्क्वायर से भाग देता तो है तो कट गया, है देखा टी स्क्वायर से टी करना कॉमन कर ली, सी स्क्वायर टी स्क्वायर ना बुढ़ा भाग कही दा, तो देखा टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो बचल कौन सी, भी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, यही बचा है, आई तो कट गया, खाली यहाँ का बचा है ए स्क्वायर। तो आप लोगों को मैं यहाँ समझाया हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। देखो अब यहाँ क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर भी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर इंटू क्या बचा है, ए यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये बचा है। अब मान लो, लेट अस कंसीडर, मानते हैं भाई दोनों समीकरण याद रखे रहना बाबू, ये दोनों समीकरण एक्स प्राइम वाला टी प्राइम वाला समीकरण याद रखे रहना, इसको मैं अभी लिखूंगा लास्ट में ले चल करके। देखो अब हम लोग ऐसे मानते हैं, ऐसे समीकरण 5 और 6 याद रखे रहना। अब ऐसे मानते हैं, हेंस ऐसे देखना ध्यान से, के स्क्वायर लेट मान लेते हैं के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1, ऐसे मान लिए, कंपेयर कर लिए, लेट अस कंसीडर, कंपेयर कर लिए। एंड के स्क्वायर भी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर भी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर 1। ध्यान से देखना, हम एकरा बराबर 1, एकरा बराबर 0, एकरा बराबर 1 मान लिया है। नाउ ए और के दोनों क्या है, कांस्टेंट। इसको समीकरण कुछ मानते चलते हैं, कुछ समीकरण हम लोग माने थे, कहां तक समीकरण माने थे, 8 तक, समीकरण 7 तक, समीकरण अब क्या मानते हैं 8, इसको समीकरण मानते हैं 9 और इसको समीकरण मानते हैं हम लोग 10। लिखेंगे नाउ इक्वेशन 10 इन, यानी समीकरण नंबर कितना से, 10 से। समीकरण 10 से हम बात करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर कितना है, 1, ऐसा पता है हम लोगों को। अब जहां पर ए और के दोनों कहाँ है, कांस्टेंट है, वेयर याद रखे रहिएगा, वेयर ए एंड के आर कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, देन वी गेट ए इक्वल क्या रख सकते हैं, के इक्वल मैं मानता हूं, के इक्वल ए, के इक्वल मैं क्या मान लिया, ए बराबर क्या है, कांस्टेंट है। देन तब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस के जगह कितना रखल जाए, ए रख दिया जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे कितना होगा, सी स्क्वायर बराबर 1। इतना बात सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ए को कॉमन कर दे रहे हैं। जब ए को कॉमन करेंगे तो यहां से देखते रहिएगा, यानी यहां से थोड़ा सा, यहां से ए इसमें कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर कितना बचा, 1। ये सब किसके बराबर बचा है, ऐसे के बराबर ए बराबर, अब ऐसे यानी ए स्क्वायर इसमें से, यानी समझ लो ए कॉमन कर दे, के बराबर ए बराबर, अब ए स्क्वायर कॉमन किए हैं तो हमारा कितना मिला है,
1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर कितना मिला है 1। अब इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, हाई बटे में ऐसे कर दो, हाई बटे में या करके ऐसे कि ए स्क्वायर इक्वल 1/1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब यह स्क्वायर हटाओगे तो इस पर करड़ी चढ़ जाएगा, तो ए बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यह ए किसके बराबर है बाबू, के के बराबर है। यह ए किसके बराबर है, के के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर कितना मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 11। अब ध्यान से देखते रहिए, मैं कहा हूं कि पांचवा और छठवा याद रखे रहिएगा। अब इसको पुट कर दो, के की वैल्यू के की जगह, टी की वैल्यू ए की वैल्यू ए की जगह। अब लिखेंगे आगे पुट दी वैल्यू आप, थोड़ा सा दिमाग लगा देना बाबू ताकि आप लोगों को पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, ताकि हम लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ के एंड ए इन इक्वेशन 5 and 6 वी गेट। तो देखो पांचवा समीकरण हम लोग का पाए थे, पांचवा समीकरण हम लोग है पाए थे, एक्स प्राइम बराबर के एक्स माइनस वी टी, ये पांचवा समीकरण था। तो कौन एक वैल्यू रखे, के का वैल्यू, के का वैल्यू कितना है, इतना है, कहाँ रखेगा, यही के जगह ही रखेगा। एक्स प्राइम बराबर कितना हो जाए, के जगह ही कितना रखेगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब बगल में कौन सी बचल बा, एक्स माइनस वी टी। अब देखो अब या करके हम लोग आर करके लिख सकते हैं कि एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वी टी बटे √1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। हेंस टी प्राइम इक्वल, हम फार्मूला बताए हैं अभी, ए टी माइनस बी एक्स, ऐसा फार्मूला बताए हैं। अभी छठवां समीकरण ये है, टी प्राइम इक्वल ए का वैल्यू वही फिर पुट कर दो, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। यहाँ कितना है, टी माइनस बी एक्स, ये उतर जाएगा। अब और करके लिख सकते हैं कि टी प्राइम इक्वल टी माइनस बी एक्स बटे √1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से बाबू, यह दोनों फलन देखो, यानी यह समीकरण और यह समीकरण दोनों जो प्रूफ कर रहा है टी प्राइम इक्वल टी माइनस बी एक्स बटे √1 माइनस वी स्क्वायर, एक्स प्राइम एक्स माइनस वी टी बटे √1 माइनस वी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को, इन दिस इक्वेशन को देखो, इन दिस इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाई, ऐसे लिख देना, रिप्रेजेंटेड बाई लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसे समझ लेना है। नाउ इज इक्वेट दैट, ये क्या इक्वेट कर रहा है, निकाल क्या रहा है, y प्राइम इक्वल y एंड z प्राइम इक्वल z, t प्राइम इक्वल t इक्वल 0। एक कंडीशन कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन t प्राइम इक्वल कितना निकला है इतना, तो हम लोग खाली कितना लिखेंगे, y प्राइम इक्वल y एंड z प्राइम इक्वल z। अब आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं, 2 मिनट का और वीडियो आप लोग देखते रहेगा। ऐसे लिखते हैं, हेंस द लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवर्स का मतलब पलट ही दो, ऐसे उलट ही दो, पलट ही दो। कहां से पलट दो, कैसे पलटना है, जैसे हमारा फार्मूला क्या है, हाई वाला फार्मूला, ये हाई वाला देखना,
एक्स प्राइम इक्वल के एक्स माइनस वी टी है, इसको देखना है तुम लोगों को। तो हम थोड़ा सा बात यही समझाइए, के को अभी हटा दो थोड़े पल के लिए। अब भाई देखना क्या मिल रहा है हम लोगों का, एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वी टी। एक्स को इस पार कर दो, एक्स बराबर कितना मिल जाएगा तब, एक्स बराबर यानी इसको इधर कर दो, इसको इधर, या वी टी को इधर कर दो, एक्स वहीं रहने दो, तो एक्स प्राइम प्लस वी टी, एक्स प्राइम प्लस वी टी, तो इससे टी वाला भी वैसे पलट जाएगा, यानी टी प्राइम इक्वल है, ए को अभी छोड़ दो, ए टी माइनस बी एक्स, तो टी की वैल्यू निकाल देते हैं इससे, टी बराबर कितना हो जाएगा, टी प्राइम प्लस बी एक्स, ऐसा निकल जाएगा। इस टाइप से इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यह वैल्यू रखना है, एक्स इक्वल एक्स प्राइम प्लस वी टी, इंटू क्या रहेगा बाबू, यहां से देखना तो इंटू के रहेगा, यानी एक्स प्राइम प्लस वी टी, और एंड अब देखो ध्यान से, यहां पे के की वैल्यू मैं क्या बोला हूं, के की वैल्यू आपको ये पता है कि 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, क्या बचेगा, एक्स प्राइम प्लस वी टी। अब और करके लिख सकते हैं, एक्स इक्वल एक्स प्राइम प्लस वी टी बटे √1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब ये देखो यह इक्वेशन, अब ऐसे सिमिलरली इसमें रख देना है, सिमिलरली टी इक्वल ऐसे टी प्राइम प्लस बी एक्स बटे √1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। नाउ जब x बराबर एक्स प्राइम, टी बराबर टी प्राइम, देन तब ध्यान देते हैं, तब y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, y प्राइम, एंड z बराबर z प्राइम, ये हो जाएगा, यानी x बराबर एक्स प्राइम, t बराबर टी प्राइम, तब y बराबर y प्राइम, और z बराबर क्या हो सकता है, z प्राइम। इन दिस इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हाई समीकरण किसको व्यक्त कर रहा है, लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और हाई समीकरण किसको व्यक्त कर रहा है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आशा करता हूं कि ये लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन है ये आप लोगों को लगभग में समझ में आ गया होगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज डियर फ्रेंड्स।